क्या आपको पता है कि हमारे देश के क्रिमिनल लॉज में ना एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव हो रहा है। जी हाँ। पुराना इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस ले रही है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि कुछ सबसे बड़े अपराधों को लेकर कानून का नजरिया क्या है और क्या कुछ बदल रहा है। तो आज हम चार बहुत ही अहम अपराधों की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर में वो कौन सी पतली सी लाइन है जो सब कुछ बदल देती है। फिर हम जानेंगे कि अगर किसी की लापरवाही से किसी की जान चली जाए तो कानून क्या कहता है। और आखिर में हम बलात्कार जैसे गंभीर अपराध में सहमति की क्या अहमियत है, इस पर भी बात करेंगे। और हाँ, हम पुराने और नए दोनों कानूनों पर नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस अपराध की जो शायद सबसे गंभीर, सबसे संगीन माना जाता है, यानी हत्या। देखिए, कानून की दुनिया में ना हर मौत को मर्डर नहीं कहा जाता। किसी भी मौत को हत्या साबित करने के लिए दो बहुत जरूरी चीजों का होना लाजमी है। पहला है मेंस रिया, यानी मारने का साफ साफ इरादा, दिमाग में जुर्म। और दूसरा है एक्टर्स रियस, यानी वो काम जिससे मौत हुई, हाथों से हुआ जुर्म। जब ये दोनों मिलते हैं तब जाकर वो हत्या बनती है। अब यहीं पर एक और बहुत जरूरी बात आती है, आपराधिक मानववध और हत्या के बीच का फर्क। ये समझना बहुत जरूरी है। आप इसको ऐसे समझिए कि आपराधिक मानववध एक बड़ा सा सर्कल है और हत्या उसी के अंदर एक छोटा लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर हिस्सा है। फर्क बस इरादे की गहराई का होता है। हाँ, लेकिन कानून सिर्फ किताबी नहीं होता, वो हालातों को भी देखता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां किसी की जान चली तो जाती है पर उसे कानूनी तौर पर हत्या नहीं माना जाता। सोचिए, अगर कोई अपनी जान बचाने के लिए हमला करे या फिर किसी को अचानक इतना भड़का दिया जाए कि वो गुस्से में अपना कंट्रोल ही खो दे, ऐसे मामलों में कानून इसे हत्या से अलग देखता है। और जाहिर है, जब अपराध इतना संगीन है तो सजा भी उतनी ही सख्त होती है। या तो उम्र कैद या फिर उन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, मतलब कि दुर्लभ से भी दुर्लभ मामलों में मौत की सजा। यह दिखाता है कि कानून इस अपराध को कितनी गंभीरता से लेता है। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर आते हैं। मान लीजिए किसी ने मारने की पूरी कोशिश की लेकिन सामने वाला बच गया, तो अब क्या होगा? कानून की नजर में ये क्या है? ये जो लाइन है ना, ये इस कानून का पूरा सार है। असल में अपराध कोशिश में है, नतीजे में नहीं। इसे ऐसे समझिए, किसी ने गोली चलाई पर निशाना चूक गया तो भी यह हत्या का प्रयास ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका इरादा, उसकी नीयत साफ थी। और कानून के लिए नीयत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है, नतीजा नहीं। हाँ, लेकिन सजा तय करते वक्त नतीजा देखा जाता है। अगर उस कोशिश में सामने वाले को कोई चोट नहीं आई तो सजा 10 साल तक हो सकती है, पर अगर उसे चोट लग गई, एक खरोच भी आ गई, तो यही सजा बढ़कर उम्र कैद तक जा सकती है। देखिए अंजाम का कितना बड़ा फर्क पड़ता है सजा पर। अच्छा, अभी तक तो हम उन जुर्मों की बात कर रहे थे जहां साफ साफ इरादा था, पर सोचिए उन हादिसों के बारे में जहां मौत हो जाती है लेकिन किसी के बुरे इरादे की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ एक पल की लापरवाही की वजह से। ये मामले शायद सबसे ज्यादा दुख देते हैं। यहां पर कीवर्ड है इरादे का ना होना। मतलब किसी का इरादा मारने का बिल्कुल नहीं था, पर उसका काम इतना लापरवाह था कि नतीजा मौत हो गया। जैसे कोई तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा है फोन पर बात करते हुए और एक्सीडेंट हो जाता है। यहां इरादा तो नहीं था पर लापरवाही जानलेवा बन गई। और यह सिर्फ थियोरी नहीं है, यह हमारी आपकी जिंदगी की हकीकत है। सड़क पर तेज रफ्तार ड्राइविंग, वो एक पल का थ्रिल किसी की पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस, सोचिए, डॉक्टर जिसे हम भगवान का दर्जा देते हैं, उसकी एक छोटी सी चूक किसी की जान ले सकती है। और इसकी सजा ज्यादा से ज्यादा 2 साल। अब जरा सोचिए, एक तरफ हत्या के लिए उम्र कैद और दूसरी तरफ लापरवाही से मौत के लिए सिर्फ 2 साल। ये जुदाई हमें साफ साफ दिखाता है कि कानून की नजर में इरादा या नियत कितनी बड़ी चीज है। लेकिन हाँ, ये सवाल हमेशा उठता है कि क्या किसी की लापरवाही से गई जान की कीमत बस इतनी ही है? चलिए अब हम एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं, और हो सकता है कि ये चर्चा कुछ लोगों को परेशान करे। हम बात करने जा रहे हैं बलात्कार की, एक ऐसा घिनौना अपराध जिसके केंद्र में सिर्फ एक शब्द है, सहमति। कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है।
किसी भी तरह के यौन संबंध के लिए सहमति यानी कंसेंट का होना सबसे जरूरी है। और सहमति का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक साफ, खुलकर और अपनी मर्जी से कही गई हाँ। ये हाँ बिना किसी डर, दबाव या धोखे के होनी चाहिए। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी की चुप्पी या उसका ना नहीं कहना सहमति बिल्कुल नहीं होता। और ये लाइन टूटा हुआ विश्वास और अनुपस्थित सहमति, ये उन मामलों की हकीकत बयां करती है जहां भरोसे को तोड़ा जाता है। सोचिए, जब कोई भरोसे की पोजीशन में बैठा इंसान, जैसे कोई डॉक्टर, कोई टीचर या कोई अपना ही, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, तो वो सिर्फ कानून नहीं तोड़ता, वो भरोसे का कत्ल करता है। इसके लिए सजाएं भी बहुत सख्त हैं। कम से कम 10 साल की सजा है जो उम्र कैद तक जा सकती है। और अगर पीड़ित कोई बच्चा है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। तब पॉक्सो एक्ट लागू होता है। ये एक स्पेशल कानून है जो सिर्फ बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए ही बनाया गया है और इसमें और भी कड़े नियम हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से इन सबको साथ रखकर देखते हैं। हत्या में सबसे जरूरी है मारने का इरादा, लापरवाही में सबसे जरूरी है इरादे का ना होना, और बलात्कार में सबसे जरूरी है सहमति का ना होना। आप देख रहे हैं, इरादा और सहमति, यही वो दो धुरियां हैं जिनके इर्द गिर्द ये सारे कानून घूमते हैं और सजा तय करते हैं। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। जब न्याय का तराजू सामने हो तो पलड़ा किस तरफ ज्यादा झुकना चाहिए? किसी के मन में छिपे बुरे इरादे की तरफ या उसके काम से हुए भयानक अंजाम की तरफ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इस पर सोचना और बात करना बहुत जरूरी है। जी, अक्सर ये सवाल मन में आता ही है कि भाई चोरी, लूट और डकैती में आखिर फर्क क्या है। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो इसे समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। हाँ, ये सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है, पर आज हम इस उलझन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम संपत्ति से जुड़े इन 3 बड़े अपराधों को समझेंगे। ये तीनों सुनने में भले ही एक जैसे लगते हों, पर आप देखेंगे कि कानून की नज़र में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी अपराध से, यानी चोरी से। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी और की कोई चीज, मतलब कोई संपत्ति, उसकी इजाजत के बिना और बेईमानी की नियत से ले लेता है, तो उसे चोरी कहते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ कोई हिंसा या धमकी नहीं होती और इसकी सजा 3 साल तक की हो सकती है। बिल्कुल। और देखिए, जैसे ही इस चोरी में हिंसा या हिंसा की धमकी जुड़ जाती है, इसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। तब ये बन जाती है लूट। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका सीधा सा फॉर्मूला है चोरी प्लस हिंसा बराबर है लूट। और जाहिर है, अपराध गंभीर हो गया तो सजा भी बढ़कर 10 साल तक हो जाती है। और अब आते हैं इस क्रम के सबसे गंभीर अपराध पर, डकैती। जब लूट को 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ मिलकर अंजाम देते हैं, तो कानून उसे डकैती मानता है। यहाँ अपराधियों की संख्या, यानी ये जो 5 का आंकड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी वजह से इसकी सजा उम्र कैद तक हो सकती है। इन परिभाषाओं को और भी आसान बनाने के लिए क्यों ना एक छोटा सा उदाहरण देखें। मुझे लगता है इससे ये अंतर हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। चलिए मान लीजिए कि आप भीड़ में हैं और कोई बड़ी सफाई से आपकी जेब से आपका मोबाइल फोन निकाल लेता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो ये क्या हुआ? ये एक सीधी सादी चोरी का मामला है। लेकिन सोचिए, अगर वही व्यक्ति आपका मोबाइल छीनने के लिए आपको चाकू दिखाकर डराता है या आपको धक्का देकर गिरा देता है, तो अब ये सिर्फ चोरी नहीं रही। जैसे ही हिंसा का इस्तेमाल हुआ, ये मामला तुरंत लूट का बन गया। और अगर इसी काम को करने के लिए 5 लोग एक साथ मिलकर जबरदस्ती किसी के घर में घुस जाते हैं और सामान ले जाते हैं, तो ये मामला डकैती का बन जाता है। यहाँ संख्या ने अपराध का पूरा रूप ही बदल दिया। तो जैसा कि ये टेबल एकदम साफ साफ दिखा रहा है, चोरी, लूट और डकैती के बीच का जो मुख्य अंतर है, वो हिंसा और अपराधियों की संख्या पर ही टिका है। जी, और परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये टेबल बहुत काम का है। इसे ध्यान में रखने से कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कानूनी प्रक्रिया के 2 सबसे पहले और सबसे जरूरी कदमों को समझते हैं, यानी गिरफ्तारी और FIR। देखिए, जो गंभीर अपराध होते हैं, जिन्हें कानून की भाषा में संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, उनमें पुलिस को बिना वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। ये अधिकार पुराने कानून CRPC की धारा 41 में दिया गया था।
अब नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 35 में इस प्रावधान को और भी बेहतर बनाया गया है। आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें सुधार ये है कि अब पुलिस के लिए गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही महिलाओं की गिरफ्तारी के लिए नियम और भी ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, हत्या एक बहुत ही गंभीर मतलब एक संज्ञेय अपराध है। अगर पुलिस को किसी व्यक्ति पर इसका पुख्ता शक होता है तो वो जांच को आगे बढ़ाने के लिए उसे तुरंत बिना किसी वारंट का इंतजार किए गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी के बाद अगला कदम होता है FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। पुराने कानून CRPC 154 के तहत किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर FIR दर्ज करना पुलिस के लिए अनिवार्य था। अब नए कानून BNSS की धारा 173 में इसे और भी आधुनिक बना दिया गया है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब EFIR यानी ऑनलाइन FIR दर्ज कराने का नया प्रावधान भी इसमें जोड़ दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा डिजिटल सुधार है। अच्छा, FIR के बाद जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसमें बयान दर्ज करना और जमानत जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण चरण आते हैं। आइए अब जरा इन्हें समझते हैं। पहले CRPC की धारा 161 के तहत बयान दर्ज किए जाते थे। अब नए कानून BNSS की धारा 180 के तहत एक बहुत जरूरी बदलाव किया गया है। अब पुलिस बयानों को वीडियो के जरिए भी रिकॉर्ड कर सकती है। हाँ, और ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। इससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ती है और सबूतों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखना आसान हो जाता है, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अब बात करते हैं जमानत की, जिसे अंग्रेजी में बेल कहते हैं। देखिए, अपराध दो तरह के होते हैं। पहले है जमानती अपराध। इन मामलों में जमानत पाना आरोपी का अधिकार होता है और ये पुलिस स्टेशन से भी मिल सकती है। लेकिन जो गैर जमानती यानी ज्यादा गंभीर अपराध होते हैं, उनमें जमानत देना है या नहीं देना, ये पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। और ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि नई BNSS कानूनों में गैर जमानती अपराधों के लिए जमानत की शर्तें पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। अगर आप UPSI, पुलिस या SSC जैसी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए बेहद जरूरी हैं। पहला, याद रखिए कि चोरी, लूट और डकैती में मुख्य अंतर हिंसा और अपराधियों की संख्या का है। दूसरा, BNS की धारा 35 के तहत अब गिरफ्तारी का कारण बताना अनिवार्य है। तीसरा, BNS की धारा 173 में EFIR का नया और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है। चौथा, BNS की धारा 180 अब बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की भी इजाजत देती है। और हाँ, आखिर में ये कि नए कानून के तहत जमानत की शर्तें पहले के मुकाबले ज्यादा कठोर हो गई हैं। नमस्ते और स्वागत है आप सबका। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा सेंसिटिव तो है, पर बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट देख लेते हैं कि आज हमारी चर्चा का रोड मैप क्या होने वाला है। हम महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों से शुरू करेंगे, फिर घर और वर्कप्लेस पर सुरक्षा देने वाले कानूनों को समझेंगे। इसके बाद बच्चों के लिए कानूनी ढाल, फिर SC/ST समुदाय का संरक्षण, न्यायिक प्रक्रिया में क्या मदद मिलती है, और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स का एक क्विक रिवीजन। बिल्कुल नेहा, तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे सही शुरुआत होगी इंडियन पीनल कोड यानी IPC से। महिलाओं के खिलाफ जो सबसे गंभीर अपराध हैं, चलिए पहले उन्हें समझते हैं। जरूर अमन। तो सबसे पहले बात करते हैं IPC सेक्शन 376 की, जो रेप से जुड़ा है। देखिए, कानून में इसकी परिभाषा बहुत सीधी और साफ है। इसका मतलब है किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाना जब उसकी मर्जी यानी सहमति ना हो, या फिर वो सहमति देने की स्थिति में ही ना हो। पूरा का पूरा कानून आप कह सकते हैं इसी एक शब्द पर टिका है, सहमति। अच्छा नेहा, तो ये तो हुई परिभाषा, लेकिन असल जिंदगी में ये धारा कब कब लागू होती है और इसमें सजा का क्या प्रावधान है? खासतौर पर एग्जाम के लिहाज से हमें क्या याद रखना चाहिए? बिल्कुल अमन, बहुत जरूरी सवाल है। जैसा आप देख सकते हैं, ये धारा तब लागू होती है जब सहमति हो ही ना, या पीड़ित नशे में हो, नाबालिग हो, या फिर डरा धमकाकर या धोखे से सहमति ली गई हो। सजा की बात करें तो ये बहुत गंभीर है, कम से कम 10 साल से लेकर उम्र कैद तक, और कुछ मामलों में तो मौत की सजा भी हो सकती है। और हाँ, एग्जाम के लिए ये पॉइंट जरूर नोट कर लें कि इससे जुड़े सवाल अक्सर पॉक्सो और सेक्शन 354 के साथ मिलाकर पूछे जाते हैं। और चूंकि हमने सेक्शन 354 का जिक्र किया ही है, तो चलिए अब उसे भी समझ लेते हैं। ये सेक्शन डील करता है
महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से किया गया हमला। अब ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है, पर इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें छेड़छाड़ से लेकर किसी भी तरह का उत्पीड़न शामिल हो जाता है। तो नेहा, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सड़क पर होने वाली छेड़छाड़ है या फिर ऑफिस में कोई गलत व्यवहार, वो सब भी इसी में आएगा, है ना? एकदम सही पकड़ा अमन, बिल्कुल। जब भी इरादा गलत हो और किसी तरह का फिजिकल कांटेक्ट हो, कोई अश्लील इशारे हों या डराने वाला व्यवहार हो, तब ये सेक्शन लगता है। सजा मामले की गंभीरता पर तय होती है, जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी। और एग्जाम्स में पब्लिक प्लेसेस या वर्क प्लेस हैरासमेंट से जुड़े सवालों के लिए ये सेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी से क्लियर हो गया नेहा। तो ये बात हुई उन अपराधों की जो कहीं भी हो सकते हैं। पर घर और ऑफिस, ये दो जगह तो ऐसी हैं जहां महिलाओं को खास सुरक्षा की जरूरत होती है। तो क्या आईपीसी से हटकर भी कोई खास कानून है इनके लिए? हाँ अमन, और ये बहुत जरूरी पहलू है। घर की चारदीवारी के अंदर होने वाली हिंसा से निपटने के लिए हमारे कानून में एक तरह की त्रिमूर्ति है, मतलब 3 अहम धाराएं जो एक साथ काम करती हैं। देखिए, पहली है आईपीसी 498, जो पति या उसके रिश्तेदारों की तरफ से होने वाली मानसिक या शारीरिक क्रूरता को अपराध मानती है, खासकर जब मामला दहेज से जुड़ा हो। अब सोचिए, अगर ये क्रूरता इतनी बढ़ जाए कि शादी के 7 साल के अंदर महिला की मौत हो जाए, तो वो बन जाता है आईपीसी 304B, यानी दहेज हत्या का केस। और अगर लगातार हो रहे उत्पीड़न की वजह से कोई महिला आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए, तो आईपीसी 306 के तहत उकसाने का मामला बनता है। ये तो सजा की बात हुई, पर क्या कोई ऐसा कानून भी है जो पीड़ित को फौरन कोई राहत या सुरक्षा दे सके? हाँ, और ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। सजा तो बाद की बात है, पीड़ित को तुरंत क्या मदद मिले, इसके लिए है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ये एक सिविल कानून है। इसका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि पीड़ित को तुरंत प्रोटेक्शन देना है। जैसे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए प्रोटेक्शन ऑर्डर, महिला को उसी घर में रहने का अधिकार देना या आर्थिक मदद मुहैया कराना। अच्छा, अब घर से निकलकर अगर वर्कप्लेस की बात करें, तो वहां सुरक्षा की गारंटी देता है पॉश एक्ट 2013। इस कानून के तहत हर ऑफिस में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी बनाना जरूरी है। और इसकी प्रक्रिया भी, जैसा आप देख सकते हैं, एकदम साफ है। लिखित शिकायत दी जाती है, फिर एक तय समय में जांच होती है और आखिर में एक्शन के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये तो काफी सिस्टमैटिक है। चलिए अब बच्चों की बात करते हैं। उनके लिए कानूनी सुरक्षा का क्या इंतजाम है? कौन से खास कानून हैं? बच्चों के लिए हमारे पास 2 बहुत मजबूत कानूनी ढाल हैं, और इन दोनों का फर्क समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, पहला है पॉक्सो एक्ट 2012। इसका एक ही लक्ष्य है, बच्चों को यौन अपराधों से बचाना और अपराधी को सजा दिलवाना। इसका पूरा फोकस क्राइम और क्रिमिनल पर है। वहीं दूसरी तरफ है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ये उन बच्चों के लिए है जो या तो खुद कोई अपराध कर बैठते हैं या जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत होती है। तो यहां कानून का मकसद सजा देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि बच्चे को सुधारना और उसकी जिंदगी पटरी पर लाना है। तो एक का फोकस अपराधी पर और दूसरे का बच्चे पर। यह है मूल अंतर। ये अंतर समझना वाकई बहुत जरूरी है। चलिए अब एक और अहम समूह की बात करते हैं। नेहा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या विशेष कानूनी सुरक्षा है? हाँ, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल कानून है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसे हम पोआ एक्ट भी कहते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक्ट सिर्फ मारपीट या शारीरिक हिंसा तक सीमित नहीं है। ये उन अपराधों पर भी लागू होता है जो किसी व्यक्ति की जाति के नाम पर उसकी गरिमा, उसकी इज्जत पर हमला करते हैं। कानून की भाषा में इन्हें अत्याचार कहा गया है। जैसे सबके सामने जाति के नाम पर जलील करना, किसी सार्वजनिक जगह पर आने से रोकना या फिर गैर कानूनी तरीके से उनकी जमीन छीन लेना। ये सिर्फ क्राइम नहीं है, ये सामाजिक भेदभाव का एक घिनौना रूप है। इन सारे कानूनों के बारे में जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। सिर्फ कानून बना देना तो काफी नहीं है, इन्हें असरदार बनाने के लिए हमारे सिस्टम में क्या इंतजाम है? बहुत ही बढ़िया सवाल अमन, क्योंकि कानून बनाना एक बात है और उसे लागू करना दूसरी। तो कानून को जमीन पर असरदार बनाने के लिए हमारे पास 3 बड़े स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है सबूत, खासकर फॉरेंसिक और मेडिकल सबूत। जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के मामलों में वक्त पर मेडिकल जांच करवाना अनिवार्य है ताकि केस मजबूत बन सके। दूसरा स्तंभ है संरक्षण, मतलब पीड़ित और गवाह की सुरक्षा। इसके लिए बंद कमरे में सुनवाई होती है, पहचान को गुप्त रखा जाता है ताकि वो बिना डरे अपनी बात कह सकें।
और तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है रफ्तार, जिसके लिए स्पेशल कोर्ट्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं ताकि इंसाफ मिलने में सालों ना लग जाए। बहुत बढ़िया। तो अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, एग्जाम के लिए सारे की पॉइंट्स का एक फाइनल रिवीजन। हाँ, ये तो सबसे जरूरी हिस्सा है। तो चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। नेहा, सेक्सुअल असॉल्ट। नेहा, आईपीसी 376 और पॉक्सो याद रखना है, सजा कितनी है और रिपोर्टिंग के नियम क्या हैं। ओके। डोमेस्टिक क्रुएलिटी। आईपीसी 498A जो कि क्रिमिनल है और डीवी एक्ट जो सिविल है, इन दोनों का फर्क जरूर याद रखें। वर्कप्लेस हरासमेंट। पॉश एक्ट, इसमें एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटीज हैं और आईसीसी जांच का टाइमलाइन क्या है, ये जानना जरूरी है। और आखिर में SC/ST एट्रोसिटीज। पो एक्ट, इसमें सबसे जरूरी है कि अत्याचार की परिभाषा में कौन कौन से खास अपराध आते हैं, उन्हें याद रखना। बिल्कुल। और आखिर में बस ये समझना जरूरी है कि इन सभी कानूनों के पीछे की सोच सिर्फ सजा देना नहीं है। न्याय का मतलब सिर्फ मुजरिम को दंड देना नहीं होता, बल्कि इसका असली मतलब है सुरक्षा देना, सहारा देना और एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां हर कमजोर इंसान खुद को महफूज महसूस कर सके। चलिए आज भारत के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनों को समझते हैं। वो कानून जो हमारे पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा से सीधे जुड़े हैं। हाँ, और ये कानून न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी ये बहुत अहम है। तो आइए इन कानूनों की सबसे जरूरी धाराओं को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की। इसे अक्सर एक अम्ब्रेला एक्ट या छाता कानून भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे पूरे पर्यावरण को, मतलब हवा, पानी, जमीन, सबको प्रदूषण से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा और मजबूत ढांचा देता है। देखिए, इस अधिनियम की एक बहुत ही पावरफुल धारा है, धारा 3। स्क्रीन पर यह धारा दिखाई दे रही है, सेक्शन 3। यह केंद्रीय सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए असाधारण शक्तियां देती है। सरकार नियम बना सकती है और यहां तक कि प्रदूषण फैलाने वाली किसी भी फैक्ट्री को बंद करने का आदेश भी दे सकती है। बिल्कुल। और इसे थोड़ा और समझते हैं कि सरकार इन शक्तियों का इस्तेमाल कब करती है। मान लीजिए किसी खास इलाके में प्रदूषण को तुरंत कंट्रोल करना है या किसी कारखाने को मानक पूरे न करने पर बंद करने का निर्देश देना है, तब यह धारा लागू होती है। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी बात है जो याद रखनी है। परीक्षा में अक्सर ये वाक्यांश पूछा जाता है, केंद्रीय सरकार की पूर्ण शक्तियां, ये किस धारा से संबंधित है? तो इसका जवाब है धारा 3। अच्छा, अब आते हैं अगली जरूरी धारा पर, जो है धारा 7। स्क्रीन पर यह धारा दिखाई दे रही है, सेक्शन 7। ये धारा बहुत सीधी और साफ बात कहती है, कोई भी उद्योग या व्यक्ति सरकार द्वारा तय की गई लिमिट से ज्यादा प्रदूषण नहीं फैला सकता। बिल्कुल सही। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई फैक्ट्री तय मात्रा से ज्यादा धुआं छोड़ रही है या कोई केमिकल वेस्ट फैला रही है, तो वो सीधे सीधे धारा 7 का उल्लंघन कर रही है। और ये बात एग्जाम के लिहाज से भी याद रखिएगा कि जब भी उद्योगों से जुड़े प्रदूषण पर सवाल आते हैं, तो धारा 7 का जिक्र लगभग हमेशा ही होता है। तो ठीक है, उल्लंघन हो गया, पर सजा क्या है? इसके लिए है धारा 15। स्क्रीन पर यह धारा दिखाई दे रही है, सेक्शन 15। ये कानून के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है। इसमें जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। हाँ, और इसमें एक बहुत ही अहम बात है जो धारा 15 में कही गई है। अगर कोई एक ही अपराध बार बार करता है तो सजा और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। ये दोहराए गए अपराध वाला पॉइंट अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए, अब हम अपने दूसरे कानून की ओर बढ़ते हैं, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मुख्य लक्ष्य हमारे पानी के स्रोतों जैसे कि नदियों, झीलों और जमीन के अंदर के पानी को प्रदूषण से बचाना है। इस अधिनियम की सबसे मुख्य धारा है धारा 24। स्क्रीन पर यह धारा दिखाई दे रही है, सेक्शन 24। ये किसी भी व्यक्ति या उद्योग को किसी भी तरह का प्रदूषक सीधे नदी, नाले या किसी भी पानी के सोर्स में छोड़ने से सख्ती से रोकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई फैक्ट्री अपना केमिकल वाला पानी सीधे नदी में बहा देती है, तो ये धारा 24 का खुला उल्लंघन है। हाँ, इसमें एक अपवाद जरूर है। अगर पानी को सरकारी मानकों के हिसाब से ट्रीट करके यानी साफ करके छोड़ा जाए, तो उसकी अनुमति मिल सकती है। तो ये बात गांठ बांध लीजिए। जल प्रदूषण अधिनियम में धारा 24 को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका जो मुख्य वाक्य है वो है, जल में प्रदूषक छोड़ना पूर्णतः वर्जित है। और इसी से जुड़ी हुई हैं दो और बहुत जरूरी धाराएं।
25 और 26। स्क्रीन पर ये धाराएं दिखाई दे रही हैं, सेक्शन 25 एंड 26। इनके मुताबिक किसी भी नए उद्योग को अपना वेस्ट वाटर किसी भी जल स्रोत में छोड़ने से पहले स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेना ही होगा। ये अनिवार्य है। बिल्कुल। और जो स्टूडेंट्स निबंध या केस स्टडी वाले पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोनों धाराएं बहुत काम की हैं। इनसे पता चलता है कि कानून सिर्फ सजा नहीं देता, बल्कि प्रदूषण को रोकने के लिए पहले से ही उपाय भी करता है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी कानून पर, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये कानून भारत के जंगली जानवरों, पक्षियों और यहाँ तक कि पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कवच का काम करता है। इस कानून का सबसे कठोर और सीधा प्रावधान है शिकार और व्यापार पर पूरी तरह से रोक। किसी भी संरक्षित जानवर को मारना, पकड़ना या उसके शरीर के किसी भी हिस्से जैसे कि खाल, दांत या सींग का व्यापार करना एक बहुत गंभीर अपराध है। आपने एकदम सही कहा, और ये जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्टिव सवालों में ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि वन्यजीव अधिनियम के तहत शिकार की क्या स्थिति है। इसका जवाब हमेशा होता है, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है, बस कुछ खास हालात में सरकारी आदेशों को छोड़कर। इसी कानून के तहत संरक्षित क्षेत्र भी बनाए जाते हैं। अब यहाँ एक आम सवाल उठता है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में आखिर फर्क क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क में नियम बहुत ज्यादा सख्त होते हैं और इंसानी गतिविधियां लगभग न के बराबर होती हैं, जबकि अभयारण्य यानी सैंक्चुरी में टूरिज्म या रिसर्च जैसी कुछ सीमित गतिविधियों की इजाजत दी जा सकती है। तो चलिए, अब तक हमने जिन भी कानूनों और धाराओं पर चर्चा की है, उनके सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि वो परीक्षा के लिए अच्छी तरह से याद हो जाएं। चलिए एक तेज रिकैप करते हैं। पर्यावरण अधिनियम की धारा 3, 7 और 15, जल अधिनियम की धारा 24, 25 और 26, और वन्यजीव अधिनियम में शिकार और व्यापार पर पूरी तरह रोक। ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी हैं, इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाते जाते तैयारी के लिए एक छोटी सी टिप। हर कानून के लिए ये 3 चीजें, उसकी महत्वपूर्ण धारा संख्या, वो कब लागू होती है और उल्लंघन पर सजा क्या है, इन्हें एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। यकीन मानिए, रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। ये विश्लेषण परीक्षा के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी हमारे सामने रखता है। अपने देश के कानूनों को जानना क्या हमें एक ज्यादा जिम्मेदार और बेहतर नागरिक भी बनाता है? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर। ये विषय सिर्फ कानूनी जानकारी के लिए ही नहीं है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से भी बहुत बहुत जरूरी है। इन पर अक्सर सवाल बनते हैं, तो आज हम इन्हें बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल अमन, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम अधिकारों की सुरक्षा की बुनियाद को जानेंगे, फिर मानवाधिकारों की सुरक्षा कवच को समझेंगे, उसके बाद हम जनता की तलवार यानी PIL की ताकत को देखेंगे, फिर हम आधुनिक कानून के 4 मजबूत स्तंभों पर नजर डालेंगे और अंत में परीक्षा के लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसी बुनियाद को पकड़ते हैं, मानवाधिकार कानून, जनहित याचिका और ये जो बड़े बड़े अदालती फैसले हैं, असल में ये तीनों मिलकर ही एक नागरिक और राज्य के बीच के रिश्ते का आधार बनाते हैं। यही तय करते हैं कि हमारी न्याय प्रणाली एक आम इंसान के लिए कितनी सुलभ और असरदार है। एकदम सही कहा अमन। तो चलिए अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसे हर नागरिक के लिए एक ढाल या कहें कि एक सुरक्षा कवच की तरह समझना चाहिए, जो राज्य की शक्तियों के सामने हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये अधिनियम असल में है क्या? देखिए, इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और मानवीय सम्मान से जुड़े जो मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा की जा सके। और इसी के तहत केंद्र और राज्य के लेवल पर मानवाधिकार आयोगों का गठन हुआ। और इस आयोग को जो शक्तियां मिली हैं वो काफी वाइड हैं। ये आयोग मानवाधिकार उल्लंघन की जांच कर सकता है, सरकारी अधिकारियों से जवाब मांग सकता है और सरकार को पॉलिसी रिफॉर्म्स की सुझाव भी दे सकता है। लेकिन हाँ, एग्जाम के लिहाज से 2 बातें खास तौर पर याद रखनी है। पहला, आयोग जेलों का निरीक्षण कर सकता है और दूसरा, वो पीड़ितों के लिए मुआवजे की सिफारिश कर सकता है। ये पॉइंट्स अक्सर पूछे जाते हैं।
अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे एक्ट को ताकत मिलती कहाँ से है? तो इसकी जड़ें कहीं और नहीं, हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में ही हैं। समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकार, यही सब इस कानून का आधार है। और नेहा, उन सभी मौलिक अधिकारों में से अगर किसी एक को सबसे महत्वपूर्ण चुनना हो तो वो है अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यकीन मानिए, ये अकेला अनुच्छेद पिछले कई सालों से परीक्षाओं का, आप कह सकते हैं, सबसे पसंदीदा विषय रहा है। तो ढाल की बात तो हो गई, अब बात करते हैं तलवार की। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जनहित याचिका यानी PIL। ये वो न्यायिक हथियार है जिसका इस्तेमाल कोई भी नागरिक पूरे समाज के भले के लिए कर सकता है। तो PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है क्या? ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। मतलब कोई भी व्यक्ति समाज के किसी कमजोर वर्ग की तरफ से या किसी बड़े सार्वजनिक मुद्दे पर सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे सकता है। बस याद रखिए, इसका मकसद व्यक्तिगत न्याय नहीं बल्कि सार्वजनिक हित होना चाहिए। हाँ नेहा, और ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है कि PIL का इस्तेमाल कब और कहाँ किया जा सकता है। जैसे पर्यावरण संरक्षण या बंधुआ मजदूरी जैसे मामलों में PIL दायर की जा सकती है। लेकिन अगर कोई अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए या निजी झगड़ों के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहे तो ये नहीं हो सकता। अदालतें इस तरह के दुरुपयोग को लेकर बहुत सख्त हैं। अब एक सवाल जो एग्जाम्स में अक्सर घूम फिर कर आता है, संविधान के कौन से अनुच्छेद हैं जो जनहित याचिका को शक्ति देते हैं? सोचिए जरा। और इसका जवाब है अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर करने का अधिकार देता है, और अनुच्छेद 226 जो हाई कोर्ट को ये शक्ति देता है। ये दोनों अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार से जुड़े हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप सीधे इन अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सेक्शन पर, वो ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय जो आधुनिक भारतीय कानून के स्तंभ माने जाते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोर्ट केसेस नहीं है नया, ये वो माइलस्टोन्स हैं जिन्होंने न सिर्फ कानून की किताबों को बदला बल्कि हमारे सोचने और जीने के तरीके पर भी बहुत गहरा असर डाला है। तो हमारा पहला पिलर है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। इस एक फैसले ने अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के मायने हमेशा के लिए बदलकर रख दिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आप कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी बात कही। कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा यानी सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। इस एक फैसले ने अनुच्छेद 21 का दायरा हमेशा के लिए बहुत बड़ा कर दिया। हमारा दूसरा पिलर है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का मामला। ये फैसला भारत में महिलाओं के अधिकारों और कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। देखिए, इस केस का जो सबसे बड़ा आउटकम था वो थी विशाखा गाइडलाइंस। उस समय इस मुद्दे पर कोई ठोस कानून नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कुछ दिशा निर्देश जारी किए जो कानून की तरह काम करने लगे, और इन्हीं गाइडलाइंस के आधार पर बाद में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ पूरा का पूरा कानून बनाया गया। तीसरा पिलर, और ये बहुत ही रेलेवेंट है आज के दौर में, निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसने प्राइवेसी को एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। कोर्ट ने इसमें बहुत साफ शब्दों में कहा कि हर व्यक्ति का अपने निजी जीवन, अपनी सोच, अपनी बातचीत और अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर पूरा अधिकार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अदालत ने ये माना कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का ही एक अटूट हिस्सा है। और हमारा चौथा और आखिरी पिलर है ओलियम गैस रिसाव मामला। यह केस भारत में पर्यावरण कानून के लिए एक क्रांति जैसा था। इस मामले में अदालत ने एक नया प्रिंसिपल ही एस्टैब्लिश कर दिया, पूर्ण दायित्व यानी एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, अगर कोई कंपनी कोई खतरनाक उद्योग चला रही है तो किसी भी दुर्घटना से होने वाले नुकसान की 100% जिम्मेदारी उसी कंपनी की होगी। वो कोई भी बहाना बनाकर बच नहीं सकती, नो एक्सेप्शन। तो अगर हम इन सब को एक साथ रखकर देखें तो एक क्लियर पिक्चर बनती है। मानवाधिकार अधिनियम हमारी ढाल है,
जनहित याचिका हमारी तलवार है और ये ऐतिहासिक फैसले वो स्तंभ हैं जो हमारे संविधान की आत्मा को मजबूती से थामे हुए हैं। और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे जरूरी टेकअवेज, अनुच्छेद 21 और 32, इनको तो अच्छे से समझ लीजिए। मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को याद रखिए, खासकर वो 2 पॉइंट जो हमने बताए थे। और ये 4 मामले तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मनिका गांधी यानी गरिमा का अधिकार, विशाखा यानी कार्यस्थल पर सुरक्षा, निजता का अधिकार और ओलियम गैस रिसाव यानी पूर्ण दायित्व। नमस्ते। कभी सोचा है कि सरकारी फैसलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, या फिर इंटरनेट की इस बड़ी सी दुनिया में खुद को सुरक्षित कैसे रखा गया है? आज हम भारत के ऐसे ही 2 बहुत जरूरी कानूनों पर बात करेंगे। एक जो हमें जानकारी की ताकत देता है और दूसरा जो हमारी डिजिटल जिंदगी को सेफ रखता है। बिल्कुल, लेकिन ये दोनों बातें सुनने में काफी अलग लगती हैं, है ना? एक तरफ सरकारी जानकारी और दूसरी तरफ ऑनलाइन सुरक्षा। आखिर इनके बीच क्या कनेक्शन हो सकता है? इससे ऐसे समझिए कि आज आरटीआई के जरिए कोई सरकारी योजना की जानकारी निकाली जाती है तो वो जानकारी अक्सर ऑनलाइन ही मिलती है। तो उस जानकारी तक पहुंचना ये आरटीआई के दायरे में है, लेकिन उस जानकारी को सुरक्षित रखना वो साइबर कानून के दायरे में आता है। मतलब एक कानून अधिकार देता है तो दूसरा उस अधिकार के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाता है। तो चलिए आज के हमारे रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से, फिर डिजिटल दुनिया के कानूनों को समझेंगे। इसके बाद ऑनलाइन पहचान और पैसों की सुरक्षा पर बात होगी, फिर ऑनलाइन कंटेंट से जुड़े नियमों को देखेंगे और आखिर में साइबर सुरक्षा के कुछ तरीकों और पूरी चर्चा के सार के साथ इसे खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, आपकी अपनी शक्ति, सूचना का अधिकार। ये जो कानून है आरटीआई एक्ट 2005, ये हर आम नागरिक के हाथ में एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक शक्तिशाली टूल है जो सरकार से पारदर्शिता की मांग करता है। इस कानून का मकसद बहुत सीधा और साफ है, सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना। देखिए, सरकार जो भी काम करती है वो जनता के पैसे से करती है, इसलिए हर नागरिक को ये जानने का पूरा हक है कि वो पैसा कहाँ, क्यों और कैसे खर्च हो रहा है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है समय सीमा की। जब आरटीआई के तहत कोई जानकारी मांगी जाती है तो ज्यादातर मामलों में सरकारी विभाग को 30 दिनों के अंदर जवाब देना ही होता है। ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं। लेकिन सोचिए, अगर मामला किसी की जिंदगी या आज़ादी से जुड़ा हो तो ऐसे में ये समय सीमा घटकर सिर्फ 48 घंटे रह जाती है। ये दिखाता है कि हमारा कानून इंसानी जीवन को कितनी ज्यादा अहमियत देता है। और अगर कोई अधिकारी समय पर जानकारी न दे या देने से मना कर दे, तब क्या? ऐसे मामलों के लिए सूचना आयोग है, जिसके पास कार्रवाई करने की पूरी शक्ति है। वो न सिर्फ जानकारी देने का आदेश दे सकते हैं, बल्कि देरी करने वाले अधिकारी पर हर दिन के हिसाब से 250 रुपये का जुर्माना भी लगा सकते हैं, जो कि 25,000 रुपये तक जा सकता है। ये इसलिए है ताकि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें। चलिए अब इस कहानी को डिजिटल दुनिया से जोड़ते हैं। जैसे जैसे सरकारी कामकाज और हमारी अपनी जिंदगी ऑनलाइन होती गई तो एक नई तरह के नियमों की जरूरत महसूस हुई, और यहीं से एंट्री होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी आईटी एक्ट 2000 की। जी, आईटी एक्ट 2000 भारत में साइबर क्राइम और ऑनलाइन लेन-देन से जुड़ा सबसे बुनियादी कानून है। इसे इंटरनेट पर होने वाले अपराधों से हमें बचाने के लिए ही बनाया गया था। हम इसे अपनी डिजिटल दुनिया का कानूनी कवच भी कह सकते हैं। तो अब आईटी एक्ट के उन हिस्सों को जरा करीब से देखते हैं जो हमारी ऑनलाइन पहचान और हमारी मेहनत की कमाई की सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आईटी एक्ट की धारा 60C पहचान की चोरी यानी आइडेंटिटी थेफ्ट को एक गंभीर अपराध मानती है। इसका सीधा मतलब है किसी और व्यक्ति की पहचान, जैसे कि उसका पासवर्ड, आधार नंबर या बायोमेट्रिक जानकारी का धोखे से इस्तेमाल करना कानूनन एक बड़ा जुर्म है। इसे अगर रोजमर्रा की भाषा में समझें तो किसी और के आधार नंबर का इस्तेमाल कर लेना, किसी का पासवर्ड चुराकर उसका सोशल मीडिया अकाउंट यूज करना या किसी के बैंक डिटेल्स का गलत इस्तेमाल करना, ये सब आइडेंटिटी थेफ्ट है। इस तरह की हरकतों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, और कानून इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता। इसके लिए सख्त कारावास और भारी जुर्माने दोनों का प्रावधान है।
अब आते हैं एक और बहुत ही आम साइबर अपराध पर, ऑनलाइन धोखाधड़ी। इसकी बात आईटी एक्ट की धारा 66D करती है। जब कोई कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल करके किसी को धोखा देता है ताकि उसे कोई आर्थिक फायदा हो, तो ये इस धारा के तहत आता है। इसके उदाहरण तो हम सबने कभी ना कभी देखे या सुने ही होंगे, जैसे लॉटरी जीतने वाले नकली फोन कॉल्स या मैसेज में आने वाले वो फर्जी लिंक जिन्हें फिशिंग कहते हैं। ये लिंक असली वेबसाइट जैसे दिखते हैं, पर असल में इनका मकसद आपकी जानकारी चुराना होता है। या फिर कोई जो खुद को बैंक का कर्मचारी बताकर आपसे जानकारी मांगता है। हो सकता है हम में से कई लोगों ने ऐसा कुछ अनुभव किया हो। और अच्छी बात यह है कि कानून इन अपराधों को बहुत गंभीरता से लेता है, इसीलिए सजा भी काफी कठोर है। इसमें भी जेल और जुर्माना दोनों शामिल है, ताकि ऐसे धोखेबाजों पर लगाम लगाई जा सके। पैसों और पहचान की सुरक्षा से आगे बढ़ें तो आईटी एक्ट ये भी तय करता है कि हम इंटरनेट पर क्या शेयर कर सकते हैं और क्या नहीं। तो अब बात करते हैं ऑनलाइन कंटेंट से जुड़े नियमों की। धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी तरह की अश्लील सामग्री को पब्लिश करने या भेजने को अपराध मानती है। आज के सोशल मीडिया के दौर में इस धारा का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी कंटेंट शेयर करना बहुत ही आसान हो गया है। यहाँ कानून का नजरिया भी बिल्कुल साफ है। अगर कोई पहली बार यह अपराध करता है तो उसे 3 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा ये गलती करता है तो सजा बढ़कर 5 साल तक की हो सकती है। कानून साफ बताता है कि बार बार अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर धारा की बात करते हैं, धारा 67B। ये बच्चों से जुड़ी किसी भी तरह की आपत्तिजनक सामग्री बनाने, शेयर करने या अपने पास रखने को एक बेहद गंभीर अपराध मानती है। क्योंकि ये सीधे तौर पर बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इसमें बहुत ही कठोर सजा का प्रावधान है। तो हमने कानूनों को समझ लिया। अब इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि इन सब से खुद को बचाएं कैसे, और इस पूरी बातचीत से हमें कौन सी मुख्य बातें याद रखनी हैं। तो एक नज़र डालते हैं कुछ आम साइबर अपराधों पर। बैंक फ्रॉड, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग, फिशिंग वेबसाइट्स, मोबाइल में जासूसी वाले सॉफ्टवेयर डालना, किसी को ऑनलाइन बदनाम करना और यहाँ तक कि दोस्त बनकर पैसे मांगना। ये सभी खतरे उन्हीं कानूनों के दायरे में आते हैं जिन पर हमने अभी बात की। तो इनसे बचने के कुछ सुनहरे नियम हैं। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले 10 बार सोचें। अपना OTP यानी वन टाइम पासवर्ड कभी किसी से शेयर ना करें। याद रखें, ये आपकी डिजिटल चाबी है, बैंक भी आपसे ये कभी नहीं पूछेगा। हमेशा मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें, जिसमें अक्षर, अंक और सिंबल सब कुछ मिला हो, और हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप्स का ही इस्तेमाल करें। तो अंत में इस पूरी चर्चा की मुख्य बातें क्या हैं? याद रखें, RTI की समय सीमा है 30 दिन और ज़रूरी मामलों में 48 घंटे। आईटी एक्ट की धारा 66C पहचान की चोरी से जुड़ी है, 66D ऑनलाइन धोखाधड़ी से और 67 अश्लील सामग्री से। ये कानून हमें ताकत तो देते हैं, पर साथ ही एक जिम्मेदारी भी। नमस्कार, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनों पर बात करने वाले हैं। ये ऐसे कानून हैं जो न सिर्फ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और एक ईमानदार पब्लिक सर्वेंट बनने के लिए भी इनकी समझ होना बेहद जरूरी है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, हमने इसे 2 पार्ट्स में बांटा है। पहले हिस्से में हम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जो मेन प्रोविजंस हैं उन्हें समझेंगे, और फिर दूसरे हिस्से में हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन पर फोकस करेंगे। एकदम सिंपल रोड मैप है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं पहले भाग से, यानी द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सीधे शब्दों में कहें तो यही वो कानून है, वो फ्रेमवर्क है जो ये तय करता है कि भारत में इनकम पर टैक्स कैसे लगेगा और उसे सरकार कैसे कलेक्ट करेगी। अब एक सवाल पूछता हूं, जब हम इनकम शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सैलरी, राइट? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। पर क्या कानून की नजर में भी इनकम का मतलब सिर्फ सैलरी है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इनकम टैक्स लॉ के लिए इनकम का मतलब बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। तो देखिए, कानून ने इनकम को समझने के लिए इसे 5 अलग अलग हेड्स या कैटेगरीज में बांट दिया है। पहला, जो सबसे कॉमन है, वो है सैलरी। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपके पास कोई घर है और उससे किराया आ रहा है।
तीसरा है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यानी आपके बिजनेस या प्रोफेशन से होने वाला फायदा। चौथा है कैपिटल गेन्स, ये तब होता है जब आप कोई एसेट जैसे जमीन, मकान या सोना बेचते हैं। और पांचवा ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये एक तरह का कैच ऑल कैटेगरी है, इसमें बाकी सब कुछ आ जाता है, जैसे बैंक का ब्याज, लॉटरी जीतना और हाँ, कुछ गिफ्ट्स भी। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, गिफ्ट यानी उपहार। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने, जो आपका रिश्तेदार नहीं है, आपको 70,000 रुपए का गिफ्ट दिया, तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि ये पूरा का पूरा 70,000 आपकी इनकम माना जाएगा और इस पर टैक्स लगेगा। जी हां, यहां लिमिट है 50,000 रुपए की, उससे ज्यादा होते ही पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाती है। एक बात गांठ मान लीजिए, ये नियम सिर्फ नॉन रिलेटिव्स पर लागू होता है। छोटा सा पॉइंट है, पर मार्क्स दिला सकता है। तो जब इन पांचों हेड से आपकी टोटल इनकम एक तय लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो कानून आपसे कहता है कि अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी किस बात की? सरकार को अपनी इनकम का पूरा हिसाब किताब देने की। और इसी हिसाब किताब को हम कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न या ITR। और इसे फाइल करना सेक्शन 139 के तहत मैंडेटरी है, यानी अनिवार्य। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक लीगल ड्यूटी है। और सोचिए, अगर कोई ये ड्यूटी पूरी ना करे तो फिर मुश्किलों का एक पूरा चैप्टर शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो लेट फीस लगती है, फिर जितना टैक्स बकाया है उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसे लगातार इग्नोर करते रहे तो बात सिर्फ पैसों की नहीं रह जाती। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और फिर पूरी स्क्रूटनी यानी जांच पड़ताल शुरू हो सकती है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां क्या याद रखना है? सेक्शन नंबर, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। सीधा सवाल आ सकता है, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न किस सेक्शन के तहत मैंडेटरी है? और आपका जवाब होगा सेक्शन 139। सिंपल एंड स्ट्रेट। अच्छा, रिटर्न फाइल कर दिया तो क्या काम खत्म? नहीं, जरूरी नहीं है। सोचिए, आपने अपना रिटर्न फाइल किया, पर डिपार्टमेंट को कुछ गड़बड़ लगी। उन्हें लगा कि आपकी बताई हुई इनकम और आपके खर्चे मैच नहीं हो रहे हैं। तो बस यहीं पर डिपार्टमेंट अपना मैग्नीफाइंग ग्लास निकालता है। सेक्शन 143 के तहत वो आपके रिटर्न की स्क्रूटनी शुरू कर सकते हैं। स्क्रूटनी मतलब एक एक चीज की बारीकी से जांच, ये पता लगाने के लिए कि कहीं कुछ छुपाया तो नहीं गया है। अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्शन की जो हर सैलरीड पर्सन की लाइफ का हिस्सा है। सेक्शन 192 यानी TDS और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका कंसेप्ट बहुत सिंपल है। सरकार साल के आखिर तक आपका इंतजार नहीं करती, वो आपकी कंपनी यानी आपके एम्प्लॉयर को ही कहती है कि आप ही अपने एम्प्लॉय की सैलरी से टैक्स का हिस्सा काटकर हमें डायरेक्ट जमा करवा दो। और ये एम्प्लॉयर की लीगल ड्यूटी है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होती है, एम्प्लॉय की नहीं। अब यहां एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क समझिए। दो सेक्शंस हैं, 271 और 276। सेक्शन 271 तब लगता है जब आपने इनकम छुपाई है या गलत जानकारी दी है। इसकी सजा है हैवी फाइनेंशियल पेनल्टी यानी भारी जुर्माना। लेकिन सेक्शन 276 ज्यादा सीरियस है। ये तब लगता है जब कोई जानबूझकर विलफुल इवेजन करता है, मतलब पूरी प्लानिंग के साथ टैक्स चोरी करता है। ये सिर्फ गलती नहीं, ये क्राइम है। और क्राइम की सजा सिर्फ जुर्माना नहीं, प्रोसिक्यूशन और इम्प्रिजमेंट यानी जेल भी हो सकती है। तो ये था इनकम टैक्स एक्ट का एक क्विक ओवरव्यू। चलिए अब हम अपनी चर्चा के दूसरे और इक्वली इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका एक ही मकसद है, पब्लिक सर्वेंट्स के बीच ऑनेस्टी एंश्योर करना और करप्शन को जड़ से मिटाना। इस कानून की सबसे खास बात पता है क्या है? ये क्राइम के दोनों पहलुओं को पकड़ता है। सेक्शन 7 कहता है कि रिश्वत लेना अपराध है, ये पब्लिक सर्वेंट को पकड़ता है। वहीं सेक्शन 8 कहता है कि रिश्वत देना भी उतना ही बड़ा अपराध है। मतलब कानून की नजर में ब्राइब देने वाला और लेने वाला दोनों बराबर के अपराधी हैं। ताली एक हाथ से नहीं बचती है ना। अब एक सवाल, क्या करप्शन के लिए हमेशा कैश का लेन देन जरूरी है? सेक्शन 11 कहता है बिल्कुल नहीं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक पब्लिक सर्वेंट है, उसे कॉन्ट्रैक्टर का बिल पास करना है। उसने डायरेक्टली पैसे नहीं मांगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से एक बहुत महंगा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। अब ये डायरेक्ट ब्राइब तो नहीं है, लेकिन ये अनड्यू एडवांटेज है, एक अनुचित लाभ। सेक्शन 11 इसी तरह के हिडन करप्शन को टारगेट करता है। फिर आता है सेक्शन 13, जो एक बहुत सीरियस ऑफेंस की बात करता है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट। इसके मोटे मोटे दो हिस्से हैं। पहला, अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज करना, मतलब अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करके किसी को फायदा पहुंचाना।
और दूसरा सरकारी पैसे या प्रॉपर्टी का गबन करना। बेसिकली ये पावर का अब्यूज है पब्लिक प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। अब देखिए, ये कानून पब्लिक सर्वेंट्स को एक तरह का सेफ्टी शील्ड भी देता है ताकि उन्हें झूठे आरोपों से बचाया जा सके। ये शील्ड है सेक्शन 19, जिसे कहते हैं सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन। इसका मतलब है कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट पर करप्शन का केस चलाने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ये एक तरह का फिल्टर है ताकि सिर्फ जेन्युइन केसेस ही आगे बढ़ें। लेकिन इस सेफ्टी शील्ड में एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है और एग्जाम में सवाल यहीं से बनता है। अगर कोई ऑफिशियल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों रेड हैंडेड पकड़ा जाता है तो फिर किसी सैंक्शन या परमिशन की जरूरत नहीं है। कानून साफ कहता है कि जब सबूत आंखों के सामने हैं तो कोई देरी नहीं होनी चाहिए, एक्शन इमीडिएट होगा। तो आखिर में हम इसे कैसे देखें? सोचिए, ये दोनों कानून एक ही मजबूत इमारत के दो पिलर हैं। एक पिलर है इनकम टैक्स एक्ट, जो ये इंश्योर करता है कि इमारत को बनाने के लिए पैसा यानी टैक्स आता रहे, और दूसरा पिलर है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो ये इंश्योर करता है कि इस इमारत की नींव को भ्रष्टाचार की दीमक ना खा जाए। एक नागरिकों के फाइनेंशियल ड्यूटीज की बात करता है तो दूसरा अधिकारियों की इंटेग्रिटी की। अब वो हिस्सा जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरी सलाह है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे कहीं लिख लीजिए। इनकम टैक्स एक्ट से ये सेक्शंस याद रखने हैं। 139 रिटर्न फाइलिंग, 143 स्क्रूटनी, 192 टीडीएस, 271 पेनल्टी और 276 प्रोसिक्यूशन। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से 7 और 8 ब्राइब लेना और देना, 11 अनड्यू एडवांटेज, 13 क्रिमिनल मिसकंडक्ट और 19 सैंक्शन। ये सेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। देखिए, कानून को जानना तो पहला स्टेप है, असली चैलेंज तो उसे लागू करने में है ना? तो आप सोचिए और खुद से पूछिए, इन दोनों कानूनों में से किसे जमीन पर इंप्लीमेंट करना ज्यादा मुश्किल होगा? कभी सोचा है कि एक ट्रैफिक लाइट पर रुकने जैसा छोटा सा रोज का नियम और देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर कानून, इन दोनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? दोनों ही हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालते हैं। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से तो ये दोनों ही सबसे जरूरी टॉपिक्स में से हैं। तो आज हम इन्हीं दो अलग अलग दुनियाओं को समझने वाले हैं, सड़क के आम नियमों से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े कानूनों तक। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम सड़क पर चलेंगे और मोटर व्हीकल एक्ट को समझेंगे। उसके बाद हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पर बात करेंगे। और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक साथ देखेंगे ताकि सारी तैयारी पक्की हो जाए। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988। देखिए, ये सिर्फ ड्राइवरों के लिए एक रूल बुक नहीं है। असल में ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो ये पक्का करता है कि हमारी सड़कें सबके लिए सेफ रहें, चाहे कोई गाड़ी चला रहा हो, बाइक पर हो या फिर पैदल ही क्यों न चल रहा हो। इस कानून का सबसे पहला और सबसे बेसिक नियम है सेक्शन 3 में, पब्लिक रोड पर गाड़ी चलानी है तो वैलिड लाइसेंस होना ही चाहिए। सिंपल। लेकिन यहाँ एक जरूरी एक्सेप्शन है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। अगर कोई ड्राइविंग सीख रहा है और उसके साथ एक लाइसेंस्ड इंस्ट्रक्टर बैठा है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होता। अच्छा, तो नियम तोड़ने के नतीजे क्या होते हैं? देखिए, ये कोई छोटे मोटे जुर्माने नहीं हैं। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाई तो गाड़ी जब्त हो सकती है, मतलब आपकी गाड़ी आपके हाथ से गई। खतरनाक ड्राइविंग, वो आपको सीधा जेल पहुंचा सकती है। और नशे में गाड़ी चलाना, ये तो एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा सबसे सख्त है, जेल भी, भारी जुर्माना भी और ड्राइविंग लाइसेंस तो गया ही समझिए। लेकिन क्या हर छोटी मोटी गलती की सजा इतनी बड़ी है? नहीं। इसके लिए है सेक्शन 177, जिसे आप एक कैच ऑल रूल कह सकते हैं। जैसे सीट बेल्ट न पहनना, इस तरह की गलतियां इसी में आती हैं। पर एक बात ध्यान में रखिए, कानून बार बार की जाने वाली गलतियों को हल्के में नहीं लेता। जितनी बार गलती दोहराएंगे, जुर्माना उतना ही बढ़ता जाएगा। हमने खतरनाक ड्राइविंग की बात तो की, पर इसका असली मतलब क्या है? कानून की नज़र में ऐसा क्या करने से ड्राइविंग खतरनाक बन जाती है? जरा सोचिए इससे पहले कि हम इसका जवाब देखें। तो इसका जवाब है कि खतरनाक का मतलब बहुत बड़ा है। ये सिर्फ तेज स्पीड के बारे में नहीं है, ये किसी भी ऐसे बिहेवियर के बारे में है जो सड़क पर किसी भी इंसान के लिए खतरा बन जाए, चाहे वो जिगजैग चलाना हो या रेड लाइट जंप करना हो। मेन पॉइंट ये है, क्या आपके काम से किसी और की जान को खतरा हो रहा है?
अगर हाँ, तो वो खतरनाक ड्राइविंग है। अब आते हैं सेक्शन 185 पर। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। अगर ब्लड में अल्कोहल का लेवल लीगल लिमिट से ज़रा सा भी ज़्यादा है तो आप कानून तोड़ रहे हैं। और कानून इसे इतनी सीरियसली इसलिए लेता है क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रैफिक रूल तोड़ना नहीं है, ये किसी की जान लेने का सीधा सीधा रिस्क है। और टू व्हीलर्स के लिए सेक्शन 129 एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है। सेफ्टी की जिम्मेदारी दोनों की है, सिर्फ ड्राइवर की नहीं, बल्कि पीछे बैठने वाले यानी पिलियन राइडर को भी एक स्टैंडर्ड हेलमेट पहनना ज़रूरी है। ये छोटा सा नियम जिंदगी और मौत का फासला तय कर सकता है, और इसीलिए एग्जाम्स में भी इस पर खास जोर दिया जाता है। तो चलिए अब सड़क के नियमों से आगे बढ़कर एक ऐसे कानून की बात करते हैं जिसका दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा और गंभीर है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या NSA। ये कानून उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है जहां नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी नहीं होता। इस कानून की जड़ में जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी निवारक निरोध। अब इसका मतलब क्या है, इसे समझिए। नॉर्मल कानून कैसे काम करता है? पहले कोई जुर्म होता है, फिर सजा मिलती है ना? लेकिन NSA में अगर सरकार को लगता है कि कोई इंसान भविष्य में कोई बड़ा खतरा पैदा कर सकता है तो उसे वो जुर्म करने से पहले ही हिरासत में लिया जा सकता है। मकसद है खतरे को होने से पहले ही रोक देना। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले थ्रेट असेसमेंट होता है, यानी अधिकारी ये तय करते हैं कि कोई व्यक्ति वाकई एक गंभीर खतरा है। इसके बाद एक्शन लिया जाता है और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है। और आखिर में ड्यूरेशन यानी अवधि तय होती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने तक की हो सकती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि NSA हर छोटी मोटी बात के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये साधारण लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं है। इसको ऐसे समझिए, 2 लोगों के बीच झगड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, लेकिन अगर कोई इंसान पूरे शहर में दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है तो वो पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा है। NSA का इस्तेमाल इसी दूसरे ज्यादा गंभीर वाले खतरे के लिए होता है। जाहिर है ये एक बहुत पावरफुल कानून है, तो सवाल ये उठता है कि इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए क्या चेक और बैलेंसेस हैं? क्या कोई सेफ्टी मेजर्स हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। कानून में ही इसके मिसयूज को रोकने के उपाय दिए गए हैं। सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है एडवाइजरी बोर्ड। इसमें हाई कोर्ट के जज होते हैं जो सरकार के फैसले का इंडिपेंडेंट रिव्यू करते हैं। सरकार को 3 हफ्ते के अंदर हर केस इस बोर्ड के सामने रखना ही पड़ता है। ये एक तरह का जुडिशियल चेक है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है उसे भी ये जानने का हक है कि उसे क्यों हिरासत में लिया गया। हालांकि देश की सुरक्षा से जुड़ी बहुत सेंसिटिव जानकारी को गुप्त रखा जा सकता है। तो ये संवैधानिक रूप से कैसे सही है? देखिए, हमारा संविधान आर्टिकल 22 के तहत हमें मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है, लेकिन संविधान ये भी मानता है कि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। इसीलिए NSA को इस आर्टिकल का एक एक्सेप्शन, एक अपवाद माना गया है। ये एक स्पेशल प्रोविजन है जो असाधारण हालात में देश की रक्षा के लिए बनाया गया है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट समेट लेते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। मोटर व्हीकल एक्ट के लिए ये 5 सेक्शन याद रखने हैं। सेक्शन 3 लाइसेंस, सेक्शन 177 जनरल पेनाल्टी, सेक्शन 184 डेंजरस ड्राइविंग, सेक्शन 185 ड्रंकन ड्राइविंग और सेक्शन 129 हेलमेट। बस ये कीवर्ड्स याद रखिए, लाइसेंस, जनरल, डेंजरस, ड्रंकन और हेलमेट। इनसे आपको ये सारे सेक्शंस आसानी से याद रहेंगे। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के लिए ये 3 पिलर्स हैं जिन पर ये पूरा कानून खड़ा है। पहला, प्रिवेंटिव डिटेंशन का सिद्धांत, यानी जुर्म से पहले रोकना। दूसरा, 12 महीने की मैक्सिमम अवधि। और तीसरा, एडवाइजरी बोर्ड का जुडिशियल रिव्यू। ये तीनों मिलकर इस कानून का पूरा सार बताते हैं। और जाते जाते एक सवाल। आज हमने 2 कानून देखे, एक जो हमारी रोज की सेफ्टी तय करता है और दूसरा जो राष्ट्र की सुरक्षा। दोनों ही मामलों में एक ही सवाल उठता है, कोई भी समाज सेफ्टी और लिबर्टी यानी सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच सही बैलेंस कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन ये हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी सवालों में से एक है। इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। भारत की कहानी जमीन से जुड़ी हुई है और आज हम इसी जमीन से जुड़े कानूनों के 3 सबसे अहम स्तंभों को समझने वाले हैं। बिल्कुल, ये स्तंभ है भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण और भू राजस्व। ये सिर्फ कानून ही नहीं है, बल्कि ये हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की वो बुनियाद है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी हैं।
तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये भूमि कानून हमारे देश के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा है। इन कानूनों का असर हम सब पर पड़ता है, खेत में काम कर रहे किसान से लेकर शहरों में घर बनाने वाले नागरिक तक, और तो और देश के विकास की हर योजना पर। चलिए इस विषय में और गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला स्तंभ है भूमि सुधार। इसका मुख्य उद्देश्य था आज़ादी के बाद देश में जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी जो भी ऐतिहासिक गलतियां या अन्याय हुए थे, उन्हें ठीक करना, ताकि जमीन का बंटवारा एक न्यायपूर्ण तरीके से हो सके। भूमि सुधार, आप समझिए कि एक बहुत बड़ी प्रक्रिया थी। इसमें सबसे पहले तो किसानों को जमीन का मालिकाना हक देना था, फिर सदियों से चली आ रही जमींदारी प्रथा को खत्म करना था, और साथ ही ये भी तय करना था कि किसी एक परिवार के पास ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन हो सकती है, ताकि भूमिहीनों तक भी जमीन पहुंच सके। तो स्वतंत्रता के ठीक बाद सरकार ने सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून लागू किया। इसका सीधा सा लक्ष्य था किसानों और सरकार के बीच जो बिचौलिए थे, यानी जमींदार, उन्हें हटाना और जमीन का मालिकाना हक सीधे उन किसानों को देना जो असल में उस पर खेती करते थे। सही कहा। और इसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं क्रांतिकारी नतीजा ये हुआ कि भूमि सीधे काश्तकारों, मतलब जो खेती करने वाले थे, उनके नाम पर दर्ज हो गई। ये किसानों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम था। और हाँ, एक बात पर गौर कीजिए, परीक्षा के नजरिए से जमींदारी प्रथा की समाप्ति एक ऐसा विषय है जो लगभग हर राज्य स्तरीय परीक्षा में पूछा ही जाता है। इसका महत्व बहुत ज्यादा है। भूमि सुधार में अगला बड़ा कदम था भूमि की अधिकतम सीमा तय करना, जिसे लैंड सीलिंग भी कहते हैं। इसके तहत हर राज्य ने ये तय किया कि कोई भी एक परिवार अपने पास ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन रख सकता है। ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो भी जमीन इस तय सीमा से ज्यादा होती थी, उसे सरकार अपने अधिकार में ले लेती थी। इसी अतिरिक्त भूमि को अधिशेष भूमि या सरप्लस लैंड कहा जाता था, जिसे बाद में भूमिहीनों और जरूरतमंदों में बांट दिया जाता था। अधिशेष भूमि या सरप्लस लैंड, इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, बल्कि ये भूमि के न्यायपूर्ण वितरण के पीछे की पूरी सोच को दिखाता है। ये कानूनी सीमा से अधिक की जमीन थी, जिसका लक्ष्य सामाजिक न्याय था। भूमि सुधार का एक और अहम मकसद था किराएदार किसानों, यानी टेनेंट्स को सुरक्षा देना। उन्हें कई तरह के अधिकार दिए गए, जैसे कि उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से बेदखल नहीं किया जा सकता था, और मनमाने किराए की जगह उचित किराया तय किया गया। बिल्कुल, और इसमें बेदखली से सुरक्षा एक प्रमुख कानूनी कवच की तरह था। इसका मतलब ये था कि कोई भी जमींदार किसी किराएदार किसान को बिना किसी ठोस कानूनी कारण के उसकी जमीन से नहीं निकाल सकता था। इससे किसानों को वो स्थिरता और सुरक्षा मिली जो उन्हें पीढ़ियों से नसीब नहीं हुई थी। चलिए अब भूमि सुधार से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे स्तंभ की ओर चलते हैं, भूमि अधिग्रहण। यहाँ हम खास तौर पर भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों को समझेंगे, क्योंकि इसने इस क्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव किए। ये कानून इस बात को पक्का करता है कि जब भी सरकार किसी सार्वजनिक उद्देश्य यानी पब्लिक यूज के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण करती है, तो भूमि मालिकों को न सिर्फ उचित मुआवजा मिले, बल्कि उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन की भी पूरी व्यवस्था हो। अब सवाल उठता है कि ये सार्वजनिक उद्देश्य क्या है? तो ये तब लागू होता है जब जमीन सड़क, स्कूल, अस्पताल, रेलवे या बिजली संयंत्र जैसी देश के विकास से जुड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए चाहिए होती है। आपने सही जोड़ा। और ये भी समझना जरूरी है कि ये कानून कब लागू नहीं होता। किसी भी निजी कंपनी के अपने फायदे के लिए या किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए इस कानून के तहत जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जनहित। एक और परीक्षा से जुड़ी बात, अक्सर सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा और उसके उदाहरण सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, इसलिए इस पर खास ध्यान देना जरूरी है। इस कानून का सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पहलू है इसका उचित मुआवजा। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा ली गई जमीन के लिए बाजार मूल्य का 4 गुना तक मुआवजा देने का प्रावधान है। वहीं शहरी क्षेत्रों में ये मुआवजा बाजार मूल्य का 2 गुना तक होता है। अब इस अंतर के पीछे का तर्क ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका और उनका पूरा जीवन अक्सर पूरी तरह से जमीन पर ही निर्भर होता है, इसलिए उन्हें ज्यादा सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की जरूरत होती है।
और ये जो 4 गुना मुआवजे का नियम है, इसे तो जरूर याद रखें। ये इस कानून का सबसे चर्चित और परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला हिस्सा है। और अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम और तीसरे स्तंभ पर, भू राजस्व और भूमि अभिलेख। इसका सीधा संबंध प्रशासनिक पक्ष से है, यानी भूमि पर लगने वाला टैक्स और उसके सरकारी रिकॉर्ड को बिल्कुल सटीक और पारदर्शी रखना। इसमें एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया होती है नामांतरण या म्यूटेशन। जब भी किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक बदलता है, जैसे कि खरीद बिक्री में या विरासत में मिलने पर, तो सरकारी रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदलने की इस आधिकारिक प्रक्रिया को ही नामांतरण कहते हैं। इससे कानूनी विवादों से बचा जा सकता है। तो इसे ऐसे समझिए, नामांतरण का मतलब है स्वामित्व का रिकॉर्ड अपडेट करना। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी को रोकने और संपत्ति पर लोन जैसी वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भी अनिवार्य है। भूमि रिकॉर्ड में 2 शब्द बार बार आते हैं, खसरा और खतौनी। खसरा एक ऐसा दस्तावेज है जो जमीन के एक खास टुकड़े का विवरण देता है, यानी क्या। ये बताता है कि उस जमीन का एरिया कितना है या उस पर कौन सी फसल उगाई जा रही है। और खतौनी ये बताता है कि उस जमीन का मालिक कौन है, यानी कौन। ये एक ही मालिक के सभी खसरों, मतलब उनके सभी जमीन के टुकड़ों का ब्यौरा एक ही जगह पर देता है। तो आसान भाषा में, खसरा जमीन का बायोडेटा है और खतौनी मालिक का। ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसका एक संक्षिप्त सारांश देख लेते हैं और परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। अगर इन कानूनों पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो इन 5 विषयों पर खास ध्यान दें। पहला, जमींदारी उन्मूलन का मकसद। दूसरा, लैंड सीलिंग और अधिशेष भूमि का कॉन्सेप्ट। तीसरा, 4 गुना मुआवजे का नियम। चौथा, नामांतरण की प्रक्रिया का महत्व। और 5वां, खसरा और खतौनी के बीच का सटीक अंतर। अंत में इन तीनों स्तंभों का सार यही है: भूमि सुधार कानून किसानों को अधिकार देकर मजबूत करता है, भूमि अधिग्रहण कानून विकास और जनहित के बीच संतुलन साधते हुए उचित मुआवजा सुनिश्चित करता है, और भू राजस्व कानून सटीक और पारदर्शी रिकॉर्ड बनाए रखने में मदद करते हैं। तो अब जब हम इन तीनों स्तंभों को समझ चुके हैं, सोचने वाली बात यह है कि जमीनी स्तर पर ये कानून एक दूसरे के साथ मिलकर भारत के भविष्य के विकास को कैसे आकार देते हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।